इमीडिएटली शुरू कर रहे हैं। आज टॉक लेने वाले हैं इंटरव्यूअर हमारे अनिल जमतानी जी हैं, हमारे COEP के क्लासमेट हैं। खुद की इलेक्ट्रिकल केबल्स की फैक्ट्री है इनकी, और उनसे बात कर रहे हैं आज के हमारे गेस्ट मनोहर जी। मनोहर जी एक सॉइल साइंटिस्ट हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने एयर इरिगेशन नाम के एक सब्जेक्ट में किए हैं, और हल्का हल्का मुझे पानी में नमी इस समय महसूस हो रही है, शायद मनोहर जी की वजह से। तो अनिल जी प्लीज़ ओवर टू यू। हमारे बीच काफ़ी डाउन टू अर्थ बेयर फुटेड साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट, जो खुद को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बताते हैं, लेकिन ही कॉल्स हिमसेल्फ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। और उन्होंने MSc किया है एग्रीकल्चर में। हम उनसे ही पूछेंगे कि टू स्टार्ट विथ उनके काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, काफ़ी आइडियाज़ है जो उनको आउटग्रो कर दिया उनके आइडियाज़ ने। इतनी उनकी आइडियाज़ फेमस हो गई है, उनको भी नहीं पता कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। तो इतने अच्छे डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है कि जिनका हम लोग पहले स्टार्ट करने के लिए मैं उनसे पूछूंगा कि आपने ये लाइन कैसे चूज़ किया, हाउ डिड यू कम टू एग्रीकल्चर? एक्चुअली जब मैं एग्रीकल्चर में आया तो वो किस सोच से आया, जब स्कूल में था तब से सामाजिक काम में ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो समाज के लिए या देश के लिए दो लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके लिए हम कहते हैं जय जवान जय किसान। तो उस समय जो शारीरिक प्रकृति थी उसको देखते हुए जवान तो नहीं बन सकता था, तो फिर किसान की तरफ मुड़ गया और फिर एग्रीकल्चर में एडमिशन किया और इसलिए एग्रीकल्चर में आया। ओके। तो इनके कुछ कंसेप्ट्स हैं कि हाउ टू कट कॉस्ट ऑफ द फार्मिंग। एक फार्मर को उनका कहना है कि आज हम लोग अपनी फैक्ट्री में सूट टाई पहन कर जाते हैं और अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, तो एक फार्मर सूट टाई पहन के अपना फार्म कैसे नहीं चला सकता है। तो वो भी उनके पास कुछ आइडियाज़ है बहुत अच्छी। और इनका कुछ एक बहुत अच्छा टॉपिक है एयर इरिगेशन। तो एयर इरिगेशन के बारे में पहले आप बताइए सर। सही माने में अभी जो खेती के बारे में चल रहा है कि रासायनिक खेती या सेंद्रिय खेती, जैविक खेती, ये सब टेक्नोलॉजी है, तंत्रज्ञान है। मूलभूत विज्ञान की तरफ कोई नहीं देख रहा है। मूलभूत विज्ञान की तरफ देखेंगे तो ये इसकी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती कोई खाद की। अब हम इसका मैं उदाहरण दूंगा कि पौधे को क्या लगता है। हम 5th-6th स्टैंडर्ड में 5वीं-6वीं कक्षा में पढ़ते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया से खुद का अन्न खुद बनाते हैं, फिर हम ये खाद क्यों देते हैं, ये इसके बारे में कभी नहीं सोचते। बस ये डालो वो डालो, ये सब हमारी दुकानदारी अभी चल रही है। वास्तव में वनस्पति शास्त्र क्या कहता है कि एक पौधा, इसका हिसाब अगर आपको करना है तो बहुत आसान तरीका है उसको समझने का। कि समझो एक बीज लगाया आपने, काहे का बीज? इमली का बीज है। लगाते समय 2-5 ग्राम का होता है, 5-6 साल में बड़ा वृक्ष बनता है। यह वृक्ष कैसा बना? तो हम क्या समझते हैं कि हमने जो उसको खाद दिया, ज़मीन में जो पोषक तत्व थे वो ले लिए और वो बड़ा हो गया। लेकिन ये अर्ध सत्य है। वास्तव में वनस्पति शास्त्र कुछ अलग ही बताता है। अगर आपको इसका हिसाब लगाना है, देखना है कि ये पौधे ने ज़मीन से, आपके खाद में से क्या क्या लिया और कितना लिया, तो वनस्पति शास्त्र कहता है उस पौधे को उखाड़ो, पेड़ को उखाड़ो, उसका वजन करो। समझो 100 किलो वजन बन गया, उसका हो गया, उसका एनालिसिस करो, विश्लेषण करो। ये 100 किलो में से 99.5% केवल 3 ही घटक होते हैं पौधे में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो आप कभी नहीं देते। ये कोई भी पौधा देखें, इसका एनालिसिस करो, इसमें 99.5% ये 3 ही घटक मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो हवा और पानी से ही पौधा लेता है, या आप कभी नहीं देते। फिर पौधे को बढ़ने के लिए, पौधे को अपना विकास करने के लिए जो वनस्पति शास्त्र कहता है कि 16-17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसमें से ये 3 गए, बचे हुए 13-14 है, वो केवल आधा किलो में बैठते हैं, जिसके लिए सब अभी ये झिकझिक चल रही है। ये रासायनिक करो, सेंद्रिय करो, जैविक करो, ये केवल आधा किलो के लिए चल रही है। उसमें भी साइंस और आगे की बात कहता है कि वो पेड़ को अपना 100 किलो वजन बनाने के लिए, जैव भार बनाने के लिए,
बायो वेट बनाने के लिए ये जो बचे हुए 13-14 पोषक तत्व है उसकी जितनी ज़रूरत है 100 किलो के लिए उससे कई गुना ज़्यादा ऑलरेडी हवा में है। फिर आप कहेंगे कि ये अगर हवा में है तो पौधे लेते क्यों नहीं है, बढ़ते नहीं ना, फसल को खाद क्यों देते हैं, खाद दिया तो पौधे बढ़ते हैं। बस यही मेन मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा है, बताने के बाद में लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन आज तक हमारे ध्यान में नहीं आया। उसी के लिए ये कारखाने निकालो, वो उसका स्टॉक करो, ये दुकान करो, ये सब चल रहा है। ये पौधे अगर आपको लगता है कि ये पौधे ने हवा में से सब लेना चाहिए, हमने दिए बगैर, उसके लिए एक छोटी सी ज़रूरत है वहाँ पे। वो ज़रूरत क्या है? वो है हवा में नमी की ज़रूरत, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, इसकी ज़रूरत होती है। अगर हवा में नमी पर्याप्त मात्रा में है तो आपको कोई खाद दवा कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती, न पानी देने की ज़रूरत होती है, न खाद देने की ज़रूरत होती है। प्रकृति ने ये जो पौधे खड़े किए हैं, उगाए हैं, बनाए हैं, ये कोई आपके कारण थोड़ी बनाए हैं, वो तो प्रकृति की निर्मित है, तो उसकी देखभाल प्रकृति करने वाली है। आपके जिम्मे थोड़ी छोड़ा है प्रकृति ने उसको। लेकिन आप ऐसा समझते हैं कि हमने खाद नहीं दिया, हमने पानी नहीं दिया तो पौधे बढ़ेंगे कैसे, यही गड़बड़ होती है। मराठी में इसी को एक शब्द कहा है, यही इथे ज्ञानबाची मेक है, यानी यही क्लू एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारा। अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हवा में नमी पैदा करते हैं तो ये वनस्पति को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। और ये जो भी बातें मैं आपके सामने रखूँगा ये सब मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, ये किताबों में पढ़ी हुई बातें कुछ भी नहीं कहूँगा। तो अगर आपको ये अपेक्षा है तो उसके लिए आप नमी तैयार करो। अभी एक दूसरे मुद्दे पे मैं आता हूँ, इससे ही संबंधित है, जागतिक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल शब्द के कारण हम ये समझ रहे हैं कि दुनिया में कहीं होगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके घर में आ गया है अभी। इसका मैं बहुत सादा सा व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ सबका, क्योंकि हमें किसानों के साथ में काम करना है, किसानों को समझे ऐसी बातें, लैब की बातें बता के यहाँ कोई उपयोग नहीं है। पहले हमारे जीन पैंट बाहर धूप में सुखाने को डालते थे तो भी एक दिन 2 दिन सूखते नहीं थे। अभी घर में डालिए, रात को डालते हैं तो सवेरे सूख जाता है। क्यों? क्या हो गया ऐसा? इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है। कोई चेक करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, इतने साधारण से इसमें। अब इसका परिणाम खेती में क्या हुआ है? लोग इसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को बहुत गंभीर विषय, हमारे अस्तित्व के साथ में इसका जोड़ना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, हो सकता है 1-2 साल के बाद में कोई अकाल अगर हो गया, बारिश कम हो गई, तो आपको फसल ही नहीं आने वाली। बॉटनी, वनस्पति शास्त्र ये कहता है कि फूल से फल बनने की जो क्रिया होती है उसमें हवा की नमी की जरूरत होती है। अब यह हवा की नमी कितनी चाहिए? तो 40 से 60% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं हम, हवा की नमी चाहिए। आज कितनी है पता है आपको? केवल 10-15%। इसलिए आपके पौधे तो बढ़ जाएंगे लेकिन फसल नहीं आने वाली। कृषि में 2 सीजन होते हैं, हंगाम होते हैं, रबी और खरीफ। बारिश में जो अभी जो होता है वो खरीफ बोलते हैं, और ठंड काल में जो होता है उसको रबी कहते हैं। रबी की फसल पूरे हवा के नमी के ऊपर आती है। आपको लगता है, कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास में सिंचाई का प्रबंध है, कोई उपयोग नहीं होने वाला वो सिंचाई करके भी, अगर आपके हवा में नमी नहीं रही तो। और ये हवा में नमी तैयार करने के कंसेप्ट को मैं कहता हूँ एयर इरिगेशन, हवा निषेचन। हवा को गीला करना है आपको। फिर कोई भी तंत्रज्ञान उपयोग में लाओ आप, जैसे माइक्रो स्प्रिंकलर्स है, रेन गन है, ये कोई भी। ड्रिप से काम होने वाला नहीं। अभी जो चल रहा है ना, ड्रिप लगाओ, कोई भी चीज़ को ड्रिप लगाने की, पानी की बचाओ, बिल्कुल होने वाला नहीं। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है। हंगामी फसलें जो है, जो 2-4 महीने में निकल जाने वाली, उसके लिए समझ सकते हैं, क्योंकि उसका संबंध और भी दूसरा है ड्रिप का, मैं बाद में उसके ऊपर आता हूँ। लेकिन अभी जो ग्लोबल वार्मिंग का ये गहरा होते जा रहा है संकट हमारे ऊपर,
उसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये पूरे दुनिया में हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। अभी पिछले साल मेरे कई ऐसी साइट थे कि जहाँ, अब तुअर का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। तुअर के फसल में फूल बहुत आए थे, फूल पूरे खेत पीले दिखते थे, लेकिन तुअर कितनी आई तो कुछ नहीं आई, क्योंकि फूल से हल्ली में उसका जो बदलना था वो नमी नहीं होने के कारण हुआ ही नहीं। या 2 साल पहले मैं यहाँ के उदाहरण दूंगा तो फिर जल्दी समझ में आता है। सब तरफ आम को बहुत ज़्यादा फूल आए थे, 2 बार फूल आए थे, बिल्कुल पत्ते के जैसे सफ़ेद हो गए थे फूल के कारण, मोहर जिसको बोलते मराठी में। लेकिन आम नहीं आए इतने। क्यों नहीं आए? तो नमी नहीं थी। अब आप कहेंगे कि आम तो कोंकण में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ बाजू में समुंदर है, वहाँ तो नमी, वहाँ का भी मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि कोंकण में ज़्यादा अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में समुद्र से कई इधर बहुत आगे है, वहाँ पे भी हम शाम के रात में 10 के बाद में अगर रोड पे खड़े रहते थे तो गीला जैसा महसूस होता था। बाहर सोने का तो प्रश्न ही आता नहीं था। यानी नवंबर से लेके मई तक इतनी ओस गिरती थी, इतनी नमी रहती थी कि सवेरे उठते तो बाहर में ऐसा लगता था बारिश गिर रही है, टप टप करके ओस के बूंद गिरते थे। अभी इस साल मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, रत्नागिरी के पास में जो समुद्र के पास में है, अप्रैल महीने में बाहर सोया मैं, कोई गिला नहीं ना कुछ नहीं। अगर वहाँ ऐसी कंडीशन है कि यहाँ क्या हो, और इसकी तरफ कोई गंभीर ध्यान नहीं दे रहा है गंभीरता से। जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है उसमें ये नमी का सबसे, अब ये तो और थोड़ा सा विषयांतर करके डॉक्टर साहब बैठे बाजू में, तो उनके विषय में भी थोड़ा सा कहूँगा। बहुत जल्दी आदमियों के ऊपर भी स्प्रिंकलर लगाने की ज़रूरत आने वाली है। ये 3 साल पहले दिल्ली में हुआ है, केजरीवाल सरकार ने रास्ते पे पानी छिड़कने के लिए कहा था। इट वॉज नथिंग बट द एयर इरिगेशन। हमें भी श्वासोश्वास करने के लिए 40-50% ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, वो अगर नहीं रहेगी तो हम कैसा श्वास करें। अभी देखो खिड़कियां सब बंद रहती है तो भी धूल कितनी आ रही है अंदर, देखो। उसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि हवा में नमी नहीं है, इसलिए धूल के कण नीचे नहीं बैठ रहे, वो सब हवा से ये जा रहे, हमारे फेफड़ों को ख़राब कर रहे हैं। शायद मुंबई में किसी ने मुझे बताया है कि अभी फिल्टर आ गए हैं, खिड़कियों को फिल्टर लगा रहे, नमी नहीं पैदा कर रहे। अरे इसके ऊपर एक स्प्रिंकलर लगा दो ना, पूरे बिल्डिंग आपकी ह्यूमिड हो जाएगी। लेकिन हम फिल्टर लगा रहे हैं, एक कृत्रिमता को दबाने के लिए दूसरी कृत्रिमता कर रहे हैं। तो ये इतना गंभीर विषय है और उसका बहुत कम लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो अगर हम हमारे खेत में किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नमी अगर पैदा करते हैं तो पौधों को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। इसके मॉडल भी मैंने खड़े किए हैं, पत्थरों के ऊपर पेड़ है, कुछ भी नहीं देता हूँ मैं, तो भी देखिए आकर कितने हरे भरे। तो ये हवा से सब पौधे ये लेते हैं। अभी मैंने शायद गाड़ी में भी संतोष जी को फोटो दिखाया, डॉक्टर जी को दिखाया कि दीवार में से पौधा बढ़ रहा है पपीता का। कल आपको भेजा था, इसको इतने बड़े बड़े पपीता भी लगे हैं। कहाँ ज़मीन है, कहाँ पानी है, उसको कहाँ पोषक तत्व मिल रहा है उसको? ऐसी दीवार को गैप है और उसमें से निकला है वो। तो यही तो सिद्ध करता है कि वो एयर इरिगेशन पे बढ़ रहा है। खक्के जी का कहना वही है कि जो 5वीं 6ठी कक्षा में अपन पढ़ते हैं वो अपन भूल जाते हैं, और बाद में अपन वो MSc और ये वो आगे करते करते आगे का पढ़ने जाते हैं, लेकिन बेसिक्स भूल जाते हैं। तो ही इज़ कमिंग बैक टू द बेसिक्स, और बेसिक से ही सब कुछ होता है। अभी बेसिक हवा में सिर्फ नमी चाहिए, स्प्रिंकलर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जो कम हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना हमें ज़रूरी है। सेकेंडली, आप हमें कुछ काउडंग के और उसके गौमूत्र के बारे में बताइए। ये केवल काउडंग, काउ यूरिन यही बात नहीं है। खेती में मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसानों को मूलभूत विज्ञान समझाइए। तंत्रज्ञान वो डेवलप कर सकते हैं, पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। आप क्या उनको सिखाने वाली है टेक्नोलॉजी? बेसिक साइंस को सब भूल रहे हैं। मैं इसलिए इसको कहता हूँ, इसके लिए बारे में मैं हमेशा एक व्याख्या कहता हूँ, विज्ञान और तंत्रज्ञान में क्या फ़र्क होता है। गांधी जी ने बहुत अच्छी उसका ये बताया है कि जो
हमारी समस्या है उसको सुलझाने की, स्थानिक समस्या को स्थानिक साधनों द्वारा स्थानिक लोगों के लिए, स्थानिक साधनों से स्थानिक लोगों के लिए कम से कम खर्चे और कम से कम कष्ट में जो विज्ञान हम सिद्ध करते हैं उसको तंत्र ज्ञान कहना चाहिए। अभी उल्टा ही कर रहे हैं हम, कहीं बाहर से लेके आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी लगा रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छा विज्ञान, और ये साझा इससे करते हैं तो कुछ नहीं। इसके लिए एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हम टेक्नोलॉजी किसको कहें। अपने टेक्नोलॉजी के बारे में भी प्रश्न पूछे थे। आज जो हमारी समझ हो गई है वो क्या है और वास्तव में क्या होना चाहिए। एक मक्खन का क्यूब है, गोला है, उसको काट करना है। तो जो हम बड़े विकसित लोग हैं, टेक्नोलॉजी वाले, टेक्नोक्रेट जिसको कहते हैं हम, वो कहते हैं कि हम इतने विकसित हो गए हैं कि हम सोने की छुरी से उसको काटते हैं। दूसरा कहता है नहीं भाई हम इतने सुधरे हुए नहीं, हम चांदी के छुरी से काटेंगे। तीसरा हमारे जैसा गांव का जो होता है वो बोलता है नहीं 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 हम तो पिछड़े, हम सादे धागे से काट देते हैं। अब इसमें टेक्नोलॉजी किसको कहेंगे आप? धागे को। आज की जो हमारी समझ है वो सोने के छुरी वाले को कहते हैं, वास्तव में होना चाहिए धागे वाले को। और यहाँ ही सब गड़बड़ हो रही है। मैंने शायद गाड़ी में अभी वेस्ट मैनेजमेंट का बताया था डॉक्टर साहब को कि जो पिंपरी चिंचवड़ में गंदी बदबू आती थी ना पहले 20-25 साल पहले, जो दवा की कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, वो बदबू आज तक हटा नहीं पाए। वास्तव में इतना सादा छोटा सा विज्ञान था, मैंने वो 15 मिनट में हल कर दिया उनका। और मटेरियल और क्या लगा उसमें, केवल गोबर थोड़ा सा, जबकि ये केमिकल डालो, वो केमिकल डालो, माइक्रोब्स डालो, ये करो, कुछ भी जरूरत नहीं थी। बेसिक साइंस का भी यहाँ यह आता है कि मूलभूत विज्ञान को हम अगर समझाते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी, तंत्र ज्ञान बहुत आसानी से हम डेवलप कर सकते हैं। उतना हमारा जो यहाँ का शिक्षा का सिस्टम है उसमें वो इंटेलेक्चुअल आ जाता है हमारे बच्चों में। लेकिन हम बेसिक साइंस ही नहीं बता रहे, मूलभूत विज्ञान ही नहीं समझा रहे, बस टेक्नोलॉजी, रासायनिक खाद क्या होता है ये कभी नहीं समझाएंगे। रासायनिक वाले को रासायनिक बेचना है कि वो रासायनिक का डमरू बजाता है, जिसको सेंद्रिय बेचना है वो सेंद्रिय का डमरू बजा, वो उसको खाद की जरूरत है क्या नहीं ये नहीं कभी बताएंगे। पौधा बढ़ता कैसा है, पानी कैसा लेता है ये नहीं बताएंगे। स्प्रिंकलर लगाओ, ड्रिप लगाओ, रेनगन लगाओ, यही सब चलता है। अब ड्रिप का मुझे याद आया वो मुद्दा, एक 2-3 वाक्य में पूरा करता हूँ कि ड्रिप का कैसा होता है। अब पौधे को अगर हवा में कमी रही तो पूर्ति के लिए वो जमीन से भी ले सकता है पोषक तत्व। अब वो 5वीं 6वीं के क्लास में हमने पढ़ा है कि केवल खनिज जमीन से लेता है, बाकी कुछ नहीं लेता है। और खनिज होते कहाँ हैं? जो पेरेंट रॉक है, नीचे गहरे इसमें होते हैं। वहाँ पे जड़ पहुँचने के लिए प्रकृति ने क्या किया, आपके आज के कंप्यूटर की भाषा में कहना है तो हर पौधे के जो जड़ का टिप, रूट टिप जिसको कहते हैं हम, उसमें एक एक वाटर सेंसर बिठा दिया है। बारिश के बाद में जैसे जैसा वाटर टेबल नीचे जाता है, पानी की स्तर नीचे जाती है, वो जड़ उसके तरफ जाती है। इसमें से प्रकृति साध्य क्या करती है, तो वो जड़ को वहाँ मिनरल्स तक ले जाती है, क्योंकि पेरेंट रॉक वहाँ है, वहाँ मिनरल्स है उसके, उसमें से दोनों भी लेते हैं। अब इस बीच में हम क्या करते हैं, उसको ड्रिप लगा देते हैं। ड्रिप का पानी ऊपर गिरता है, वो जड़ नीचे जाने के बजाय ऊपर आ जाती है, क्योंकि ऊपर आसान है उसको आना, नीचे कठिन में कौन जाएगा। जैसे आदमी भी आसानी सोचता है, वो भी जीव है, वो भी वही सोचता है, वो ऊपर आ जाता है, उसको मिनरल्स नहीं मिलते। मिनरल्स का रोल क्या होता है प्लांट ग्रोथ में, वनस्पति के विकास में मिनरल्स का रोल होता है उसकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाए, काटकता लाए। अब मिनरल्स उसको मिलते नहीं, इसलिए प्रतिकार शक्ति आती नहीं, फिर निकलते दवा मारने को, तो हमारी दुकानदारी चालू हो जाती है उधर। अरे उसको मिनरल्स मिलने दो तो अपने आप उसको कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये जो एयर इरिगेशन है वो वही साध्य करता है। एयर इरिगेशन के बारे में एक मैं आखिरी का वाक्य कहूँगा कि एयर इरिगेशन और आप जो पानी देते हैं इसमें का फ़र्क यह है, मदर फीडिंग और स्पून फीडिंग। आप जो पानी देते हैं आपको ये पता नहीं है कि ये वनस्पति, ये पौधे को कितना पानी लगने वाला है, आप आपके हिसाब से देते हैं। और जब हवा से उसको लेना है तो वो अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना ही लेता है। तो ये मदर फीडिंग और ये आपका आर्टिफिशियल फीडिंग जो है, स्पून फीडिंग का जो है, वो जो फ़र्क आता है वो देखिए कि गांव की महिलाएं मदर फीडिंग करती है तो वहाँ बच्चे कुछ भी नहीं देते, मजदूरों के बच्चे देखिए एकदम हेल्दी दिखते हैं, और हमारे घर में सब देते हैं बाहर से, तो मरे मुर्दे ही चलते हैं सब। तो यही यहाँ भी होता है, इम्यूनिटी बूस्टर्स।
इसको कुछ भी नहीं देंगे तो बराबर बढ़ते जाएगा। धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि बच्चे को छोड़ दोगे तो ही वो अपना खुद अपने पैरों पे खड़ा रहना सीख जाएगा। अगर हम लोग उसको हाथ पकड़ पकड़ के चलेंगे तो जिंदगी भर वो बोलेगा हाथ पकड़ के रखो। वर्मी वॉश एक बहुत अच्छा आर्टिकल था आपके वेबसाइट के ऊपर, मैं पढ़ रहा था। कुछ डिफरेंट है, वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह तो सुना है, लेकिन वर्मी वॉश के ऊपर कुछ बताइए। एक्चुअली वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद, हिंदी में केचुआ बोलते हैं, अर्थवर्म, गुजराती अगर है तो उसको अड़सिया बोलते हैं। तो केचुए की खाद तो दुनिया भर है। मेरा मूलभूत जो काम था वो गाय के ऊपर था। गाय के ऊपर भी गाय का दूध नहीं, गोबर और गौमूत्र के ऊपर। हमारे संस्कृति ने गाय को जो पवित्र, बड़ा देवता, सब कुछ जो भी कुछ लेबल लगाया है उसमें, उसका कारण दूध नहीं था। गाय दूध देती है इसलिए नहीं था। दूध बेचना आज भी अगर आदिवासी एरिया में जाएंगे तो पाप समझते हैं, निकालना तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमारी संस्कृति थी, दूध नहीं था, वो गोबर और गौमूत्र मुख्य था। गाय का सबसे कीमती चीज़ क्या है तो वो है गौमूत्र, दूसरा है गोबर और तीसरा है दूध। आज एकदम उल्टा है, दूध महत्व का है, गोबर को थोड़ी कीमत है और गौमूत्र तो फालतू ही है। जबकि मेन गौमूत्र है, उसका मुख्य तो गौमूत्र का उपयोग होना चाहिए। क्योंकि पौधे जो बढ़ते हैं, सभी जीवों की बढ़ने की दो ये स्टेजेस होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। पहले हम बढ़ते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, फिर हमें बच्चे होते हैं, वो हमारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। पौधे में भी वैसा ही होता है, लेकिन ये दोनों दो चीज़ों पे निर्भर होते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ जिसको शाखा, उसकी कायिक विकास, जो शरीर का विकास होना है कोई भी जीव का, केवल पौधे नहीं, वो होता है न्यूट्रिएंट से। और जो रिप्रोडक्टिव, प्रजोत्पादन की क्रिया होती है, वो हार्मोन से होती है। आज तो हार्मोन की कहीं बात, खेती तो उत्पादन के लिए कर रहे हैं, लेकिन हार्मोन की तो कहीं बात ही नहीं होती। बस ये खाद डालो, वो खाद, यानी पहलवान तैयार करो, लेकिन वो पहलवान बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो उपयोग क्या उसका। पौधे बस बड़े दिखेंगे, खेत भरा हरा दिखेगा, लेकिन उपज पूछते हैं तो कुछ नहीं आई बोलते। इसका कारण उसके हार्मोन की तरफ हमने नहीं। और ये हार्मोन आपको अगर प्राकृतिक रूप में चाहिए तो वो गौमूत्र में मिल सकते हैं। यह अर्थात सब किए हुए काम ही बोल रहा हूँ, किताबों में नहीं है कहीं पे। तो ये हार्मोन का जो संबंध आता है उत्पादन खेती की दृष्टि से, तो वो गौमूत्र के साथ में जुड़ा हुआ है। गोबर से आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे, लेकिन इससे पोषक तत्व और हार्मोन दोनों भी मिलेंगे। तो ये काम मैं जब कर रहा था, और ये गोबर से ही मैंने ये हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो इस समय ये जो गौमूत्र के मैं काम कर रहा था, तो उस समय ये वर्मी कंपोस्ट का आया। तो गोबर खाद से भी वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट है करके। तो उसी समय मन में विचार आया कि गोबर से अच्छा गौमूत्र है। उस समय मोरारजी देसाई शिवामू चिकित्सा कर रहे थे। मानव की विष्ठा तो बहुत अपायकारक है, लेकिन मूत्र हमारा दवा का काम कर रहा है। तो फिर उस समय विचार आया कि वर्मी कंपोस्ट बहुत जोर से चल रहा था, पूना में ही उसकी शुरुआत हुई थी 25 साल पहले। तो इसका वर्मी कंपोस्ट यानी क्या, केचुए का विष्ठा ही है वो अगर इतना अच्छा है तो इसका मूत्र कितना अच्छा होगा, ये एक मन में विचार आया। फिर थोड़ा सा अभ्यास किया, अर्थात अभ्यास जैसा मैंने इनको आपको भी कहा था कि कोई रॉकेट साइंस का अभ्यास नहीं, स्कूल के किताबों में ही ये सब मिल जाता है। कि उसमें पहला रेफरेंस मिला कि केचुए को यूरिनरी ट्रैक ही नहीं होता है, मूत्र देता ही नहीं है, वहाँ ही ठंडे हो गए। लेकिन जब उसकी बायोलॉजी पढ़ रहा था तो उसमें एक रेफरेंस संदर्भ ऐसा मिला कि उसके शरीर में ये आपका किडनी जैसा एक अवयव होता है, लिम्फ या ऐसा कुछ नाम है उसका, अंग्रेजी में छोड़ देता हूँ। अगर वो पार्ट उसके शरीर में है, इसका मतलब मूत्र तैयार होता है। फिर जाता कहाँ है। फिर थोड़ा सा उत्साह आ गया। फिर उसका जब पढ़ाई किया तो वो एक जगह से पेशाब करने के बजाय वो पूरे शरीर से उसके स्राव के रूप में बाहर डालता है, क्योंकि उसमें भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। वो केचुए को ज़मीन में जब घूमना है तो इससे बोनलेस बॉडी, कोई हड्डी तो है नहीं केचुए के शरीर में, और उसको अगर ज़मीन में घूमना है, पत्थर है, नोकदार पत्थर है, तो उसमें तो उसको मर जाएगा वो। तो वहाँ से सटकने के लिए, खिसकने के लिए वो जो स्त्राव आता है वो लुब्रिकेंट के जैसा, चिकनेपन के जैसा काम करता है। ये प्रकृति ने देखो बड़ा, वो एक अलग चैप्टर है, फिर उससे ही 1 घंटा जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं तो उसको चमत्कार जैसा ही कहता हूँ। ये जब समझ में आया
तो फिर वो कैसे जमा करें, उसके लिए बहुत आसान तरीका मैंने विकसित किया। उसी को हमने वर्मी वॉश नाम दिया कि अर्थवर्म को धो के वो किया। अब शुरू में तो क्या किया, जब जमा किया तो मेरा लैब यानी कुछ नहीं, फटे फुटे डब्बे, बॉटल फुटी हुई, ये मेरा स्टाफ यानी सब हमारी आदिवासी महिलाएं, इनके साथ में ही 5-6 साल काम करता था। तो वही हमारी साइंटिस्ट थी। तो वो दोपहर में ऐसे शेड था, वहाँ भोजन करके डब्बे धो के बाहर फेंकते थे। तो टमाटर या मिर्च या बैंगन, इन सब्जी में जो बीज आते हैं ना, वो उबलने के बाद में भी उसकी ये रहती है वैसी जर्मिनेशन पावर। ओके। तो वहाँ डालते थे तो उसमें से कुछ पौधे निकल आए थे। तो जब पहली बार मैंने ऐसे ही रफली वो जमा किया, उसका जो अर्थवर्म का बेड था उसमें पानी डाल के नीचे कलेक्ट किया और वो पानी उसके ऊपर डाल दिया, देखते क्या होता है। दूसरे दिन यूरिको हो गया, पूरे पौधे मर गए। इसका मतलब कुछ तो भी है उसमें। फिर उसमें थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से संशोधन जैसा करते गया और अभी फिर वो वर्मी वॉश के रूप में बाहर आ गया कि अभी फिर उसको एक सिस्टम बना दिया है। बहुत आसान है, मेरे बुक में ये सब है तो, लेकिन वो बुक मराठी में है। तो इस पद्धति से ये वर्मी वॉश का जन्म हुआ है। ये वर्मी वॉश की विशेषता ये है कि इसमें जो मैंने गोमूत्र के बारे में कहा आपको, वही इसमें हमें मिला कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है इसमें, प्लस उसमें एक सेलोमिक या कोलोमिक फ्लूइड करके होता है। अर्थवर्म को अगर, केचुए को अगर हाथ पे रखेंगे आप थोड़ी देर और बहुत बारकाई से ध्यान देंगे तो उसका जो क्लाइटेलम होता है, जहाँ उसके जिनेटल ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ नर मादी के अवयव होते हैं, केचुए का आपको शायद पता होगा कि एक ही इसमें नर और मादा दोनों भी होते हैं। तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी देर के बाद में एक ड्रॉप बाहर आता है, बिल्कुल राई से भी छोटा, बादामी रंग का होता है। वो निकलते समय ध्यान रहा तो ही दिखता है, तुरंत डिस्पर्स होता है। ओके। इट इज कॉल्ड सेलोमिक और कोलोमिक फ्लूइड, COLOMIC। और इसमें एंटी फंगस प्रॉपर्टी है। अब जब ये कलेक्ट करते हैं हम वर्मी वॉश, तो वो एंटी फंगस प्रॉपर्टी वो वर्मी वॉश में आती है। अगर फंगल इन्फेक्शन होने वाले पौधे के ऊपर अगर स्प्रे करते हैं तो वो फंगीसाइड करके काम करता है। इतना प्रकृति ने देख के रखा है अपने को। तो यही वर्मी वॉश है। उसमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी मिले हैं, IBA, IA यानी तीनों भी मिले हैं। सिंपल फार्मिंग। तो इनके इन सब कारणों की वजह से फार्मर की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। फार्मर को टेक्नोलॉजी बेचने की ज़रूरत नहीं, उसको साइंस पढ़ाने की ज़रूरत है, बेसिक्स सिखाने की ज़रूरत है। तो ये 3 टॉपिक्स तो आपने कवर कर दिए, एयर इरिगेशन विद सिंपल एयर स्प्रिंकलर, काउ डंग और काउ यूरिन, और आपने अर्थवर्म का वर्मी वॉश कवर कर लिया। और आप लेटेस्ट में अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो ये एयर इरिगेशन का ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये इंटरनेशनल लेवल पे कैसा जाए, इसको गंभीरता से कैसे ले लोग, इसके बारे में ही ज़्यादा चल रहा है। उसके कुछ ऑडियोज़ भी, वीडियोज़ भी बने हैं। अभी कल दूसरा और एक बड़ा वीडियो बनने वाला है मेरा, जो बली राजा करके जो मासिक है हमारा महाराष्ट्र में, किसानों के पास में सबसे ज़्यादा जाता है वो। तो वो लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इसको ग्लोबल लेवल पे ले जाना है, तो वो हिंदी में सब इसको अभी कर रहे हैं। तो कल वही दिन भर वही शूटिंग होने वाला है। तो अभी आज के फार्मर के लिए आपके पास क्या संदेश है? मैं कहूँगा कि फार्मर लोगों, जैसा मैं गवर्नमेंट को भी कहता हूँ और फार्मर को भी कहता हूँ कि आप हो सके उतना मूलभूत विज्ञान सीखने की कोशिश करें। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो किताबें हैं वो भी पढ़ लिया तो आप हरित क्रांति आराम से कर सकते हैं। ये जो BSc MSc हमने जो करके रखे हैं वो रिसर्च के लिए करके रखे। किसानों को रिसर्च नहीं करना है, किसानों को अपनी पैदावार निकालना है। तो उसके लिए उतना भी विज्ञान वो समझ जाएंगे तो भी काफ़ी है। उनका कॉस्ट कैसे कट करोगे? एक्चुअली ये कॉस्ट हमने बढ़ा के रखी है। अगर खुद के भरोसे पौधों को बढ़ने देंगे कि अभी क्या हो रहा है, हम प्रोड्यूसर का रोल कर रहे हैं जबकि आप यानी उत्पादक का रोल कर रहे हैं, जबकि आप संरक्षक का रोल करना चाहिए। किसान ये संरक्षक है, फसल का संरक्षण आपको करना है। फसल बढ़ाने की कोशिश आप करते हैं और फिर उसके लिए ये डालो वो डालो, ये करो वो करो करते हैं, जबकि फसल आपके भरोसे बढ़ती ही नहीं है, वो प्रकृति के इस पे बढ़ती है। इसीलिए किसान आत्महत्या जो कर रहे हैं वो हम उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, गारंटी दे रहे कि आप बढ़ाओ फसल को, और उसके लिए फिर ये हमारा टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करो, ये हमारी
हमारा तंत्रज्ञान उसमें काम मिला, और वहाँ पे वो ठगाए जा रहे हैं और फिर उसके कारण आत्महत्या हो रही है। जबकि मैंने पहले आपने जो परिचय में ही कहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि हम सूट पहन के खेती करें, वो हो सकता है अगर ये सब विज्ञान को लेके करेंगे। तो अब टेक्नोलॉजी को लेके करेंगे तो ये अभी मर रहे हैं और भी वही ट्रेंड चलने वाला है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने कहा ना ये टेक्नोलॉजी है। मुझे ऑर्गेनिक बेचना है, मैं ऑर्गेनिक का बैंड बजाता हूँ, मुझे इनको रासायनिक बेचना है, ये रासायनिक का बैंड बजाते हैं। जबकि किसान को क्या ज़रूरत है, मैं ये आजकल हमेशा कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो भी है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी होगे, BSc MSc, इनका रोल ये होना चाहिए कि किसान के खेत का वो डिज़ाइन बना के दे, न कि उसको ये लगा वो लगा। वो तो पीढ़ियों से लगाते आ रहा है, फसल तो लेते ही आ रहा है, लेकिन उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। वो जैसा मैं उसको एक शब्द प्रयोग करता हूँ, फार्म आर्किटेक्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्ट नहीं। फार्म आर्किटेक्ट का अर्थ ये होता है कि अगर आपको कुछ मकान बनाना है तो सिविल इंजीनियर बना सकता है, लेकिन आप बीच में आर्किटेक्ट को डालते हैं। आर्किटेक्ट क्यों डालते हैं? उसका रोल ये होता है कि आपका अगर मकान बनाना है तो आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपके घर में मेंबर कितने हैं, आपका बजट कितना है, यहाँ का जलवायु कैसा है, यहाँ मटेरियल क्या अवेलेबल है, इसको सबको ध्यान में लेके उसका डिज़ाइन बनाते हैं, तो फिर सब जने प्रेम से रहते हैं। वैसा खेत में भी अगर जो भी करना है उसका कुछ डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं तो सब वनस्पति बहुत आराम से बढ़ती है। और इसको देखना है तो यहाँ आ जाओ, हमारा एक मॉडल खड़ा किया है, हर प्रकार की चीज़ें। या मेरा वीडियो देखेंगे मिनी कोकन करके, मेलघाट में जो मैं काम करता हूँ वहाँ 49 डिग्री टेम्परेचर होता है गर्मी में। 49 डिग्री टेम्परेचर में मैंने काजू की फसल लिया है, कैश्यू, जो कि कोस्टल क्रॉप माना जाता है, समुद्र के पास में ही आता है बोलते हैं। हमने वहाँ लेके दिखाया, कुछ भी बाहर से लाया नहीं, केवल नियोजन करना है आपको, उसका साइंस समझ के करना है तो सभी आ जाता है। इसलिए वो पत्रकार लोगों ने हमारे कैंपस जो था खेती 3-4 एकड़ का जो मॉडल खड़ा किया था उसको मेलघाट का मिनी कोकन करके नाम दिया था। कोकन के सब पौधे वहाँ हमने खड़े किए थे, कुछ भी नहीं लाया था बाहर। कटहल को अगर यहाँ लगाएंगे आप तो 7-7, 8-8 साल फल नहीं लगते हैं। वहाँ के 49 डिग्री टेम्परेचर में चौथे साल 4-4, 5-5 किलो के कटहल लगे हमारे, फनस जिसको कहते हैं। तो ये सब बातें अगर आप बेसिक साइंस को, मूलभूत विज्ञान को समझेंगे तो खेती के लिए खर्चा और कष्ट कुछ भी नहीं लगते। इनका बार बार कहने का वही मकसद है कि हमको बेसिक्स ही ध्यान में रखने हैं, हमको कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है। ये फिजूल में दुकानदारी खड़ी हो गई है अपने इधर कि कोई भी बंदा कुछ नया लेके आता है और वो उसका मार्केटिंग करना शुरू कर देता है, बेसिक्स पूरे हिल जाते हैं। ड्रिप का ही अच्छा उदाहरण है ना। हाँ, कि कोई उसका रूट का सिस्टम ही नहीं समझ लेते, बस ड्रिप लगाओ। पेरेनियल जो प्लांटेशन होता है, जैसे फलझाड़ है, उसको भी ड्रिप लगा रहे हैं। ठीक है, सीजनल को तो 2 महीने में 4 महीने में फसल निकल जाने वाली, रूट नहीं डेवलप हुआ, इतना कुछ नहीं। लेकिन जो पेरेनियल है, जिसके रूट्स 10-10 फीट नीचे जाना चाहिए, उसको भी आप ड्रिप लगा रहे हैं, तो वो रूट सब ड्रिप के पास में आके जमा हो जाते हैं। जबकि होना चाहिए 4वीं 5वीं के कक्षा में पढ़ते हैं कि जितना पौधा ऊपर है उतना नीचे उसका जड़ होना चाहिए। लगा देते हैं, ड्रिप लगा देते हैं, क्या कैसा विकास होगा उसका। मुख्य बात, किसान ने जड़ को विकसित करने के काम में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि पौधे को वो अपने आप हो जाता है फाउंडेशन। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, जड़ जाए खड्डे में, सब पौधा कैसा बड़ा हो जाएगा, हरा भरा हो, यही सब चल रहा है, दिखावे की दुनिया है। हाँ। ठीक, हाँ पूछिए। वो क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। उनका पूछना ये है कि ये जो वर्मी वॉश है, इसकी क्वालिटी अर्थवर्म को जो फूड मिलता है उस पर किस तरीके से डिपेंड करती है या डिपेंड नहीं करती है? जो ऑर्गेनिक कंटेंट है सॉइल का, उसके ऊपर कुछ उसका डिपेंडेंस होता है क्या? फूड के ऊपर कोई ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होता है, क्योंकि उसका यूरिन है वो एक प्रकार से। तो जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें आप जो पानी डाल रहे हैं वही उसके शरीर में जाता है, लेकिन इसका उसके बायोलॉजिकल जो भी क्रियाएं उसके शरीर में होती है, उसके कारण हमारा कुछ भी हम खाए पिए, मूत्र तो एक ही सबका निकलते रहता है, बस वही वहाँ पे होता है। इसलिए वर्मी वॉश में डिफरेंस नहीं आता है, यानी मेरा जो अनुभव। और वर्मी वॉश अच्छा कैसा है, कौन सा, ये समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। वो गोल्डन कलर का आना चाहिए। शुरू में थोड़ा सा ब्लैकिश आता है, क्योंकि जिस मटेरियल से वो पास होता है तो उसका रंग उसमें आ जाता है, तो थोड़ा ब्लैकिश आ जाता है, काला सा आता है, लेकिन बाद में पूरा गोल्डन कलर आ जाता है। और वर्मी वॉश अच्छा खराब समझने के बहुत आसान दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप ट्रांसपेरेंट बॉटल में उसको रख दो,
तो लाइट का परिणाम उसके ऊपर होता है और उसमें टर्बिडिटी तैयार होती है। उसको कलर्ड वाटर में रखना पड़ता है। अगर वो वर्मी वॉश प्रॉपर नहीं है तो कोई टर्बिडिटी तैयार नहीं होती है। मेरा एक क्वेश्चन है खुद का, ये जो आपने एयर इरिगेशन की बात कही है, तो क्या ये आजकल जो जिसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं, तो ग्रीन हाउस, तो क्या ये ग्रीन हाउस जो बनाते हैं ये एयर इरिगेशन के लिए पूरक हो सकता है? क्या वहाँ पर हम नमी को कंट्रोल कर सकते हैं? अभी प्रॉब्लम ये है कि ये एक एक जो विषय है ये एक एक दिन बोलने का विषय है। इतना हम उसमें गलत रास्ते पे चले गए, आगे चले गए। 10वीं के किताब में लिखा है कि कोई भी पौधा 18 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर के इसमें अच्छी तरह से बढ़ता है। बहुत रेयर पौधे ऐसे हैं, लेकिन आमतौर पर भारत की किसान जो उगाता है उसके लिए 18 से 35 डिग्री टेम्परेचर काफ़ी होता है। हमारे देश में हर राज्य में इतना टेम्परेचर होता है, एक आध दो दिन के लिए कम ज़्यादा हो गया उसका कोई फर्क। तो मूल यहाँ पे आ जाता हूँ, पॉली हाउस चाहिए काय को आपको? यह हमारा मटेरियल हमें बेचना है किसान को, इसलिए ठगाया जाता है। जो नहीं पैदा होता है उसको पैदा करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? इतना हरा भरा हमारी प्रकृति हमारे ऊपर, मराठी में जिसको कहते हैं कि उधळते, और हम अंदर में जा रहे हैं पॉली हाउस में। अब ये पॉली हाउस का भी एक ध्यान में रखिए। मेरे एक इंटरव्यू में प्रेस में भी मैंने ये कहा है कि ये क्लेम क्या करते हैं पॉली हाउस का, कि ये बंद रहता है इसलिए कंट्रोल कंडीशन होती है, तापमान कंट्रोल रहता है, बंद रहता है इसलिए उसमें कीड़ रोग नहीं आते हैं, बंद रहता है इसलिए जब चाहे तब फसल ले सकते हैं। ये मेन उनके होते हैं। लेकिन मैंने जो पॉली हाउस के काम किए हैं, और छोटे नहीं, 3-3, 4-4 एकड़ का पॉली, 1 एकड़ का पॉली हाउस बनाने के लिए करीब करीब 20 से 22 लाख रुपया खर्चा आता है। मैंने 3-3, 4-4 एकड़ के पॉली हाउस का सलाहकार के रूप में काम किया है। तो वहाँ जब मैंने अभ्यास किया, वहाँ मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर लगा के किया, एक फरवरी महीना और एक मार्च महीना। मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री, मैक्सिमम टेम्परेचर 49 डिग्री। कहाँ कंट्रोल हो गया फिर? आप तो बोल रहे हैं कि बंद रखते हैं तो कंट्रोल होता है। फिर ये और उसमें एक टेक्नोलॉजी को फेल के बाद में दूसरी टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं, फिर उसमें फॉगर लगा, यानी पहले अंगार लगा दो और फिर उसको मिटाने के लिए पानी छिड़को। अरे अंगारी मत लगाओ ना। ये एक टेम्परेचर की बात, आधा सच है ये। उससे भी ज़्यादा भयानक ये है, ये कहते हैं कि रोग कीड़ नहीं आती है। भारत का ही नहीं, पूरे देश, पूरे दुनिया के पॉली हाउस का स्टडी करो, सबसे महंगे और सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड पॉली हाउस में ही यूज़ किए जाते हैं। क्यों भाई? अगर कंट्रोल करता है तो फिर क्यों यूज़ करते हैं? तो ये खेती से उसका बहुत ज़्यादा मैं नहीं संबंध रखता हूँ। मैं कहीं पे भी और मैंने चैलेंज दे के करके भी दिखाया है कि पॉली हाउस में लगा, मैं बाहर लगाता हूँ, वही रिजल्ट मिले। अगर आप शाम को 5 बजे के बाद में, सूर्यास्त के बाद में, एक 5 या 10 मिनट भी माइक्रो स्प्रिंकलर या रेन गन चालू कर देते हैं, पूरा खेत एसी हो जाता है। आपको तो एक कमरे के लिए 40,000 रुपये का एसी लगाना पड़ता है। हमारे 20,000 रुपये में पूरा एकड़ भर एसी हो जाता है। प्रयोग करना है तो करके देखो, यहाँ आप लगाओ शाम को, और एक 5 या 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। ये भी एक होता है एयर इरिगेशन में, पानी कितना लगेगा, क्योंकि वो रेन गन का आउटपुट होता है 18 से 20,000 लीटर पर आवर। 1 घंटे में 20,000 लीटर पानी फेंकता है। लेकिन ये नहीं देखते कि वो केवल 5 ही मिनट चलाना है, 1 घंटा नहीं चलाना है। ये बेचने वालों को भी पता नहीं है, वो भी किसानों को बोलते हैं 1 घंटा चला दो, 2 घंटा। मैंने यहाँ तक शूटिंग किया है कि पानी बचाने के लिए रेन गन बिठाई है और वहाँ चिड़िया पानी में तैर रही है खेत में। जब उसको पूछा कि भाई ये क्या किया, कब चालू किया था, बोले कल रात में चालू किया था, अभी बंद करने को आया, सवेरे ही जा रहा था मैं वहाँ से। तो किसने कहा तेरे को? नहीं, वो साहब आए थे, उन्होंने बोला तेरे को पानी पकड़ने की जरूरत नहीं, पानी के पास में ध्यान देने की जरूरत नहीं, चालू कर देना, चले जाना कर। चला गया। बोले ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में अगर है, ऐसे एक्सपर्ट है, तो क्यों नहीं किसान हमारा आत्महत्या करेगा? एक मेरा थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है। अब अपना जो बेसिक
शुगर बनता है लीफ के अंदर वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है ना। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन रहा है अपना, तो दैट इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो अब जब एयर इरिगेशन से ये पानी लीफ में जाता कैसा, ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बता सकते हैं क्या? एक्चुअली पौधा जो बढ़ता है वो लीफ में से पानी लेकर ही बढ़ता है। जड़ तो टेम्पररी सिस्टम बना के रखी है प्रकृति ने। इसका उदाहरण अगर देखना है आपको, मैं कोई साइंटिफिक भाषा में कोई उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि हमारे किसानों को उसकी ज़रूरत नहीं है। गर्मी के दिनों में अचानक एक आध बार बारिश आ जाती है, पेड़ मुरझे हुए हैं तेज धूप के कारण, मिट्टी नीचे की गीली भी नहीं होती है, लेकिन पौधे देखो कितने फ्रेश हो जाते हैं। क्यों भाई? इसका अर्थ ही वो है कि पौधे पत्तों में से ही ज़्यादा पानी लेते हैं। दूसरा, एक किसान ने बहुत अच्छा शब्द दिया है मुझे, मेरे एक मराठी के इंटरव्यू में मैंने वो कहा है बात, आपके पौधे जो बढ़ते हैं वो आपके पानी से बढ़ते हैं, और जो उत्पादन देते हैं, फल जो देते हैं, वो भगवान के पानी से देते हैं। उसका अर्थ यह है कि जड़ को पानी देते पौधे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक हवा में नमी नहीं है तब तक उसके फल नहीं मिलेंगे आपको। वो हवा में नमी है, वो भगवान का पानी। तो भगवान के पानी के सिवा कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान ने वो बना के रखा है सिस्टम, पत्तों में से पानी ले लो और प्रयोग करके देखो। जमीन को पानी मत दो, इसके ऊपर गर्मी के दिनों में आप 10 बकेट पानी नीचे डालो बड़े पेड़ को, कोई फर्क नहीं दिखेगा पत्तों के ऊपर, लेकिन वही एक आधी बकेट का स्प्रे मार दो, पूरे फ्रेश हो जाएंगे। यही एयर इरिगेशन। आपका दूसरा जो है थोड़ा सा केमिस्ट्री डिपेंड, आपने प्रश्न पूछा है, कार्बन और ये सब और शुगर बनना है, तो अभी शुगर बनने वाली नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण थोड़ा सा, और फिर एक टेक्निकल है इसलिए समझाने को 5 मिनट लगेंगे, चलेगा? होता क्या है कि ये एयर इरिगेशन का शोध कैसा लगा, ये कैसे विचार मन में है, जबकि ये जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो सबसे कठिन सब्जेक्ट था, आखिरी तक मुझे डी ग्रेड मिला उसमें, और उसमें अभी मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में उसको रजिस्टर करवा लिया। तो ये प्रैक्टिकल, अब जब क्या होता है, कोई भी पौधा, समझो ये पौधा है, तो इसको पानी दे रहे हैं आप, वो ले रहा है, पौधा हरा है, लेकिन विशिष्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में ही वो उतना पानी लेता है। हर एक प्लांट का उसको बोलते हैं अपटेक इंडेक्स, कि ये पौधा रोज केवल, उदाहरण के लिए वो अलग आएगा, लेकिन उदाहरण के लिए समझो इसका अपटेक इंडेक्स 2 लीटर है रोज। आप 2 लीटर पानी दे रहे, हो रहा है यहाँ के जलवायु के अनुसार, उसमें से 2 लीटर पानी इवापोरेट हो रहा है ट्रांसपिरेशन के माध्यम से, श्वासोच्छ्वास जो हो रहा है उसके माध्यम से पानी 2 लीटर बाहर फेंक रहा है, 2 लीटर से ऊपर से जा रहा है। लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसका, जिसको हम, जो सब्जेक्ट मैंने बोला, इवापो ट्रांसपिरेशन रेट, कैपिलरी एक्शन, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो 3 लीटर पानी इसमें से बाहर फेंक रहा है, और नीचे से 2 ही लीटर ऊपर जा रहा है। नीचे में 2 HP का ही पंप है, 3 HP का पानी ऊपर नहीं जाने वाला, इसलिए जो 1 लीटर कम हो रहा है उसके कारण वो पत्ते सूख रहे, भले ही पानी नीचे में है। ये वर्धा में एक गीताई मंदिर करके है, मेरा ज़्यादा काल गांधी जी के आश्रम में ही रहा है, गांधी विनोबा जी के। तो वहाँ एक किशोरलाल मशरूवाला जी ने एक बड़ा पेड़ लगाया हुआ था बकुल का। अब वहाँ तो बजाज जी का है, वो सब पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन वो इतना बड़ा पेड़ सूख रहा था जबकि पानी दे रहे थे। तो वहाँ के मैनेजर ने बार मुझे 2-3 बार पूछा, तो मैंने 2-3 कारण पूछे, तो वो तो सब सही थे। फिर मैंने बोला देखने को आना पड़ेगा। ये भी एक मुद्दा है कि हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पेशेंट को चेक करने के लिए कभी जाते ही नहीं, पे घर पे बैठ के ही सब इलाज कर देते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाते से 2 मिनट में उत्तर मिल गया मुझे। वो गीताई मंदिर आपने किसी ने देखा है? गीताई मंदिर यानी विनोबा जी ने जो गीताई लिखी है, हाँ अच्छा वही तो कुछ बड़ी बड़ी शिला है, यानी 2.5 फीट चौड़ी मोटी और 8 फीट ऊंची, वो 2.5 एकड़ में गाय और चरखे के आकार में खड़ी किए हैं, और उसके ऊपर गीताई का एक एक पत्थर पे एक एक श्लोक स्कार्विंग किया है उसके ऊपर। अब इतने पत्थर वहाँ 700 श्लोक को 700 श्लोक पत्थर है वो, इतने बड़े बड़े, और आजू बाजू में एक भी पेड़ नहीं, पूरी बैरन लैंड थी, बजाज की थी, तो पूरा बैरन था।
तो वहाँ पे एक तो वर्धा का टेम्परेचर 48 डिग्री, उसमें ये पत्थर इतने सारे, आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, तो इवापो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ गया, इसलिए नीचे में इतना पानी होकर भी वो पेड़ सूख रहा था। तो फिर उसमें से सब ये आइडिया मेरे इसमें आ गई, और फिर उसको मैंने बोला यहाँ जब तक ग्रीनरी नहीं करेंगे ये पेड़ पर बचने वाला नहीं, या फिर पानी के फवारे मारो। तो शुरू में वहाँ उन्होंने ना कहा, क्योंकि वहाँ का प्लानिंग सब जापान से आता है, वहाँ के आर्किटेक्ट है, वो बजाज का है सब, तो वहाँ जापानीज लोगों ने एक बौद्ध स्तूप भी बनाया। तो फिर मैंने बोला एक काम करो, तुम एक कोने में छोटे छोटे झाड़ लगा दो और उसके ऊपर ही ऐसे पानी का प्रबंध करो। एक्सपेरिमेंट करता। तो सबसे ज़्यादा वाटर सेंसिटिव गुलाब होते हैं, तो गुलाब ही लगाया उसमें, और उसको ये करिए, वो दिख गए, वो हरे दिख रहे और बाकी सूख रहा है। उसने जब इंजीनियर लोग आए, उनके जो आर्किटेक्ट आए, उनको दिखाया, देखो ये ऐसा किया। तो अभी जाके देखेंगे वो मंदिर दूर से दिखता भी नहीं, इतने पेड़ लगे हुए। उसमें से ये सब एयर इरिगेशन का कंसेप्ट आया, और फिर आगे बढ़ के अभी उसको थोड़ा वैज्ञानिक स्तर पे ला के रखा है। ठीक, गुड, फर्स्ट क्लास। बेसिक्स ऑफ लाइफ, गोइंग बैक टू स्कूल। एक्चुअली आपका स्कूल है, हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि बच्चों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कंपलसरी करना चाहिए। यह हम एग्रीकल्चर कॉलेज में जाने के बाद में ही एग्रीकल्चर हमारा शुरू होता है, जबकि वो बालवाड़ी से होना चाहिए। हमारे पालक लोग बैठे हैं यहाँ पे, अगर उनने बोला हमको शुरू करने के लिए, हम जरूर शुरू करेंगे। और उसमें कोई पढ़ाने का कुछ नहीं, घास निकालना भी बहुत बड़ा विज्ञान है। ये मत समझो उन्होंने घास निकालने को लगा, खेती के नाम पे हमारे लड़कों को घास निकालने को लगा रहे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हरियाली होती है ना जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो रनर होते हैं, वो मरती नहीं है। मैं एक खेड़ शिवापुर गांव में रहता था, तो वहाँ बंगला था, तो सामने गार्डन था, तो उसका सब मैं खुद के हाथ से ही करता था। तो वो हरियाली को मारने के लिए कितना भी करो, मरती नहीं हो। एक बार क्या हो गया, मैं दिन भर वो निकालते था, तो मुझे मिलने वहाँ लोग आ जाते थे इतने दूर, तो कोई आया मेरे तक, तो मेरे हाथ में वो निकाली हुई थी, तो मैंने ऐसे ही बातों करते करते उसको गांठ मार के डाल दिया। उसके बाद में वो चला गया, फिर 2-4 दिन हरियाली निकालते डालते गए, वो मरी नहीं रही थी, लेकिन जो गांठ मार के डाली थी वो पूरी मर गई। हो गया ना संशोधन। अगर हरियाली को मारना है तो गांठ मार के डाल दो, आसान ये। लेकिन हमें कोई तो बड़ा मशीन लाएंगे तो उसको टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो ये घास निकाला इसलिए वो टेक्नोलॉजी समझ गई। तो ये बच्चों के बारे में ध्यान में रखना है आपको। ये फार्मर मगजचा एक सब्जेक्ट पकडून, जसं तुम्ही म्हणालात की आपल्या इथे तुम्ही स्टडी केला आणि मग स्टडी करणे लोक प्रत्यक्ष फील्डवर जात नाहीत वगैरे वगैरे, तर जे काय फील्ड म्हणजे फार्मर्स आहेत जे स्वतः प्रोड्यूस उगवत आहेत, त्यांना जर का आपण ही काही सायंटिफिक इन्फॉर्मेशन किंवा त्याचा एक छोटासा शॉर्ट कोर्स, कारण हे सगळं आपल्याकडे कसं होतं पारंपरिक ज्ञानावर होतं आणि मग त्याच्यामध्ये काही गोष्टी घुसतात, चांगल्या घुसतात, वाईट घुसतात, त्या काढणं मग परंपरेने खूप अवघड असतं. तर त्यांनाच एखादा शॉर्ट कोर्स आपण दिला आणि त्यांना एक बेसिक समजावून सांगितलं तर ह्या गोष्टी खूप सुरळीत होऊ शकतील का? का नाही, मग तसं काय करता येऊ शकेल का आपल्याला? हिंदी में बात करेंगे, हमारे काफी सारे दर्शक हैं हाँ, जिनको हिंदी में ही बात करूं, क्योंकि मेरे भी कुछ लोग आउट ऑफ महाराष्ट्र से आए हैं लाइन पे। सॉरी, ये कोर्स चालू करना ये तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने उसमें एक छोटा सा अपना प्रयास किया है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वो चैनल पे ऐसे 2-2, 3-3 मिनट के हिंदी में ही वीडियोस बना के डाले। उसमें ये केवल ये बेसिक बातें ही कही है मैंने, उपज कैसी अच्छी आती है ये बिल्कुल नहीं बताया, ये बेसिक बातें ही कही है। वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो वहाँ पे मिल सकता है, या फिर आप कोई कोर्स चलाते तो वहाँ मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सोशल ज़्यादा है, प्रोफेशनल कम है, तो आप अगर कोई कोर्स चालू करते हैं तो वहाँ आता हूँ। अभी कल ही मुझे MKCL अप्रोच हुआ है यही एजुकेशन के लिए। आज ही मैंने वही सुधारना कही है, उन्होंने जो सिलेबस भेजा है मेरी तरफ कल रात में, वो सवेरे ही मैंने यही इंस्ट्रक्शन दिया है कि बच्चों को मूलभूत ज्ञान सिखाओ, बाकी खेती का कुछ मत सिखाओ। गेहूँ कैसा होता है, ज्वार कैसी होती है, पौधा कैसा होता है ये सिखाओ उसको, फिर पौधों में कोई फ़र्क नहीं होता है। अब मैं कंसल्टेंट के रूप में जब काम करता हूँ तो मैं अगर गेहूं का एक्सपर्ट, ज्वार का एक्सपर्ट, आम का एक्सपर्ट, अमरूद का पागल हो जाऊंगा इतने सब का अभ्यास करूंगा। तो मैं वनस्पति का, ये सब वनस्पति है, वनस्पति कैसी बढ़ती है एक बार समझ गया कि फिर थोड़ा सा फर्क होता है अमरूद में, आम में, या ज्वार में और गेहूं में, बस उतना ही समझ लेना पड़ता है।
चलो ठीक है, ओके, या धन्यवाद। आ रहे हैं आप। तो एक ही वाक्य में श्योर थोड़ा श्योर देखें। श्योर। अगर इसमें भी अभी कुछ ध्यान में नहीं आएगा, किसी को अगर कुछ शंका है तो कभी भी आप मुझे 24/7 कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो जब हम छोटे थे तो दूरदर्शन पे एक टेलीविज़न सीरियल आया करता था, कक्का जी कहें, ओमपुरी साहब आया करते थे। तो आज मुझे उसकी याद है कि कक्के जी कहें वाली कहानी हम लोग ने आज सुनी। बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और आई थिंक मिलिंद जी का भी मैं आभारी हूँ, उमेश जी भी, आप सब आए यहाँ पे और हमारे स्कूल में आप लोग ने अपना प्रेजेंस दिया, हमारे पेरेंट्स को भी एड्रेस किया। तो आप लोग को हम फिर से एक बार न्योता देंगे, कुछ महीनों बाद, 1-2 महीने बाद फिर से एक चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।